आज आप हमारे अध्यक्ष जी को चुनाव लड़वा लो, प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते हो क्योंकि वहीं तो उनके पास 4 आदमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, यहाँ सब में बच्चों की लड़ाई है। आशीष नेगी कैसे बोल रहा है, मेरे से बड़ा कैसे बन सकता है, यही दुर्भाग्य है, यही टांग खिंचाई चल रही है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो भी कुछ कर पाएगा और हम भी कुछ कर पाएंगे। तो आपने भाजपा का ही दामन क्यों थामा? आप कांग्रेस के दामन भी थाम सकते थे। राकेश सैनी कौन होता है कि अगर जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, राकेश सैनी की औकात है कि जो कांग्रेस ज्वाइन कर ले? तो मैंने अपनी जनता की आवाज सुनी क्योंकि उनका नेता हूं मैं। जीत की बात तो बहुत दूर की है, 70 कैंडिडेट तो खड़ा कर ले पहले। आप मैं रायपुर में आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं यहीं से बता दें कौन है आपका प्रत्याशी। यहाँ से राकेश सैनी था, आशुतोष नेगी किसी गेम के तहत यहाँ पे आया और उसके बाद जैसे ही मैं हटा वो भी यहाँ से भाग गया। केडी के कई सारे लोगों ने खुल करके बात कही जब आपने अपना भाजपा की तरफ रुख करना शुरू किया कि ये देखिए ये पहले से हमको पता था, कुटाराघात करके ये भाजपा में ही जाना था, उन्होंने खुल करके पाया कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष थे वो भी नाकाम हुए उस चीज को सॉल्व करने में, जो गुटबाजियां चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका बोलना था कि बहुत प्रेशर है, नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब सेना नायक ही कमजोर हो तो वो सेना कहाँ से जीतेगी? तो मैं बिल्कुल भी कदापि भी मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा सेना नायक कमजोर हो और मैं उस सेना का एक सैनिक हूँ। तो ये मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको बोला। मेरे खिलाफ बहुत सारी मीडिया में लोगों ने, दल के पदाधिकारियों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में आके बहुत सारे गलत वक्तव्य दिए, झूठे वक्तव्य दिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। लगातार तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं गरमाए हुए उत्तराखंड में। 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदार अपने चुनावी बिगुल को बजा चुके हैं। लगातार सक्रिय होकर के वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही विशिष्ट मुद्दा यह भी बना हुआ है कि लगातार लोग जो है कहीं ना कहीं जो सक्रिय होकर किसी एक दल से दूसरे दल की तरफ भी रुख कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसमें भी हम बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान है वो बड़े ही खास है। जनता के बीच में लगातार उत्तराखंड में सक्रिय रहने वाले, जनता के हर मुद्दे को अपनी आवाज देने वाले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले कैप्टन राकेश ध्यानी जी, जो कि लगातार यूकेडी की पृष्ठभूमि से उन्होंने शुरुआत करी और अब जाकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। क्या विषय रहे, तमाम लोगों चीजों को लेकर उनसे बात करेंगे। पूर्व सैनिक भी रहे हैं बाकायदा, तो अच्छे से उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर समझते हैं, जानकार हैं। आप भी समझेंगे कि किस तरह से वो इस चीजों को मापदंड के साथ आपको भी बताएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उत्तराखंड क्रांति दल में आप कार्यकारी केंद्रीय प्रवक्ता थे, लगातार सक्रियता से चल रहे थे। अंकिता भंडारी को लेकर भी आपने आवाज उठाई कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए। तो आपसे पहला सवाल यही कि भाजपा अब आपने ज्वाइन कर ली है, तो क्या न्याय मिल गया है? देखो, हमारी न्याय की लड़ाई हमेशा रहेगी। रही आपने उत्तराखंड क्रांति दल की बात, तो उत्तराखंड क्रांति दल मैंने शायद 1 साल पहले ज्वाइन किया था एज ए सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष। उसके बाद सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमने वो चीज उठाई कि सैनिक प्रकोष्ठ भी कोई चीज होती थी, क्योंकि उस समय उत्तराखंड क्रांति दल 0 पे था, कोई अस्तित्व नहीं था, न लोगों में इतनी पहचान थी उसकी। तो हमने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, पार्टी का नाम थोड़ा सा उठाया, उसमें 3-4 नाम और हैं जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार का कि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया था फ्री। और उत्तराखंड क्रांति दल को उठाने में एक बहुत बड़ी भूमिका हमने निभाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग हमारा थोड़ा देखने लगे कि ये आदमी थोड़ा उठने लग गया है, तो वहाँ टांग खिंचाई, गुटबाजी शुरू हो गई, अनुशासनहीनता शुरू हो गई। सारे जो है मुख्यमंत्री के दावेदार बनने को तैयार बैठे हैं। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं पैसा और समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो जब हमने अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि ये सब दल में क्या चल रहा है, कैसे होगा ये, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग दल को नीचे गिराने पे लगे हुए हैं, तो हमारी तो जो मेहनत है वो बेकार जा रहा है। जो पैसा हम अभी तक 6-7 लाख रुपए लगा चुके हैं 1 साल में, वो सब बेकार गया। तो अल्टीमेटली ये सिचुएशन आई कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष थे वो भी नाकाम हुए उस चीज को सॉल्व करने में, जो गुटबाजियां चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उनका बोलना था कि बहुत प्रेशर है, नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब सेना नायक ही कमजोर हो तो वो सेना कहाँ से जीतेगी? तो मैं बिल्कुल भी कदापि भी मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा सेना नायक कमजोर हो और मैं उस सेना का एक सैनिक हूँ। तो ये मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको बोला। मेरे खिलाफ बहुत सारी मीडिया में लोगों ने, दल के पदाधिकारियों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में आके बहुत सारे गलत वक्तव्य दिए, झूठे वक्तव्य दिए। उसकी शिकायत मैंने अध्यक्ष जी को की। अध्यक्ष जी को बताया गया कि आप एक्शन लीजिए, अनुशासनहीनता जिसने दिखाई है उस पर की, अगर मैं अनुशासनहीन हूं तो मुझ पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसमें भी वो विफल रहे और अल्टीमेटली 20 दिन देने के बाद मैं मीडिया में आके मैंने मुखर होकर बोला है कि जिस दल में जो है अनुशासनहीनता हो, गुटबाजी चल रही हो, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा हो, उस दल से
मुझे आप चाहें तो निकाल दें, लेकिन मैं खुद अपने आप दल से नहीं निकलूंगा। मुझे निष्कासन किया, वो भी गैर संवैधानिक था, जबकि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का जो संविधान है उसके हिसाब से केवल जो केंद्रीय अध्यक्ष है उसको पावर है कि वो निष्कासन कर सकता है। लेकिन मुझे जो है नॉर्मल एक छोटा सा पदाधिकारी, अपना केंद्रीय प्रभारी और कार्यालय प्रभारी, उसने एक लेटर पकड़ा दिया बिना किसी सो कॉज नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस के। तो जहां पे कोई नीति नियम नहीं लागू हो रहे हैं, जबकि किसी को निष्कासन किया जाता है तो उसको पहले एक वार्निंग लेटर दी जाती है, उससे पूछा जाता है आपने ये गलती की, सुधारो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कारण बताओ नोटिस होता है, दोबारा गलती की, उसके बाद निष्कासन होता है। यहाँ कुछ नहीं है, निष्कासन कर दिया। लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा हो या तमाम विषयों को लेकर जो उत्तराखंड में लगातार मुद्दे बनते रहे, उसको लेकर आप लंबे समय से यूकेडी की आवाज बनकर प्रखरता के साथ आवाज उठा रहे थे, लगातार बन रहे थे। तो क्या यूकेडी पार्टी को ये आपकी जो मेहनत थी, जो आपके परिश्रम था, जो आपके लगातार संघर्ष थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे? क्या उन्होंने सम्मान इस बात का क्यों नहीं किया? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं था, मैं उत्तराखंड के झंडे के लिए काम कर रहा था। और मुझे लगा, जब मैं 2025 में रिटायर हुआ गवर्नमेंट सर्विस से, तो मुझे लगा कि हमारे पास केवल एक मजबूत सत्ता तो है, सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्ष नहीं था। कांग्रेस का अस्तित्व हम देख रहे थे यहाँ पे। तो ये मन में आया कि क्यों ना हम विपक्ष को, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति को जानता है, अगर वो स्ट्रांग विपक्ष के रूप में का, क्योंकि सत्ता तो उनके बाद कभी जिंदगी में आएगी नहीं, लेकिन अगर मेहनत करते तो 2-4 सीटें आके विपक्ष में बैठने लायक हो जाते। तो हमने सोचा कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारी परेशानी को वो ज्यादा जानते हैं, उस दल को उठाया जाए। उठाने की कोशिश की, बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली जो है फिर पूरी कहानी वही की वही हो गई। अच्छा, लेकिन जैसे अगर हम बात करें कि आपने एक तरफ रुख छोड़ करके कहीं और जाने का फैसला जो लिया या फिर निष्कासन वाला मामला हुआ, तो आपके पास 2 रास्ते थे, भाजपा भी था, कांग्रेस भी था, दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों अपनी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। तो आपने भाजपा का ही दामन क्यों थामा? आप कांग्रेस का दामन भी थाम सकते थे। राकेश ध्यानी अगर नेता है तो जनता के लिए दायित्व मेरा बनता है, मैं उनके लिए उत्तरदायी भी हूँ। तो मैंने 20 दिन, निष्कासन के 20-25 दिन तक यहाँ रोज, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी, लोगों की राय ली गई, और जो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे फोर्स किया। राकेश ध्यानी कौन होता है कि अगर जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, राकेश ध्यानी की औकात है कि जो कांग्रेस ज्वाइन कर ले? तो मैंने अपनी जनता की आवाज सुनी, क्योंकि उनका नेता हूं मैं, उन्होंने मुझे नेता बनाया है। नेता वही होता है जिसके पीछे प्रजा खड़ी है। आपने देखा होगा, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की कल सदस्यता ली, वहां बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ आ गई सैनिकों की। तो ये उनका प्यार था, ये उनका जोश है मेरे साथ में कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। तो उसी का अंजाम है कि हमें जो है प्रजा सम्मान दे रही है, तो जब लोग सम्मान दे रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। यूकेडी के कई सारे लोगों ने खुल करके बात कही जब आपने अपना भाजपा की तरफ रुख करना शुरू किया कि ये देखिए, ये पहले से हमको पता था कि ये कुटाराघात कर रहे हैं, लगातार जो है कुटाराघात करके ये भाजपा की ही बी टीम थे, भाजपा के संग ही काम करे थे, उनको भाजपा में ही जाना था। उन्होंने खुल करके बयान दिया। देखो, संविधान में हमें स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है हमारा, बोलने की स्वतंत्रता हमारे पास है, कुछ भी बोल सकते हैं। आज उर्मिला सिनावर जी मेरे खिलाफ सुबह उन्होंने कोई एक वीडियो निकाला था, लगातार मुद्दे बना रही है, वो बनाई क्या, वो 2 मिनट में उन्होंने निकाल भी दिया। मैंने तो कंप्लेंट, मेरे पहले ही उनके खिलाफ कंप्लेंट है, FIR करवा रखी है। उसके बाद 2 मिनट के अंदर जब ये स्थिति आई तो वो वीडियो डिलीट हो गए। हम तो सीधा थाने में गए, हमने कहा एक्शन लीजिए, नहीं तो मैं थाने के सामने जो है अपने सैनिकों को लेके बैठ जाऊंगा। ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। झूठी कोई फरेब कहानी बना के हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मानहानि का दावा करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। बार बार वो है उर्मिला सिनावर, आपको लेकर मुद्दा क्यों ना थी? पहले भी आपके लेकर उन्होंने कुछ मुद्दा बनाया था, फिर से अब आपके पीछे पड़ी हुई, क्यों आपके लिए वो मामला? जयचंद उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर बैठे हुए हैं, वो उसको वहां से उकसाते हैं, वो वीडियो निकालती है। ठीक है, स्वतंत्रता है, बोले। अच्छा, इस बार यूकेडी की भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस बार वो जो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो लगातार 1 साल से उसमें सक्रिय थे, तो 70 विधानसभाओं सीटों पर लड़ने की क्या इतनी तैयारी है यूकेडी की, जो लगातार अभी तक एक भी सीट नहीं निकाल पाई, इतने लंबे समय संघर्ष कर रही है, उनके लोग धरातल पर दिखते नहीं है, तो कैसे आखिर 70 विधानसभाओं सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी? जीत की बात तो बहुत दूर की है, 70 कैंडिडेट तो खड़ा कर लें पहले। मैं रायपुर में, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, यहीं से बता दें कौन है आपका प्रत्याशी। यहाँ से राकेश ध्यानी था, आशुतोष नेगी किसी गेम के तहत यहाँ पे आया, और उसके बाद जैसे ही मैं हटा वो भी यहाँ से भाग गया, क्योंकि हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। वो तो खुद ही दल के अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि चलो, कह रहे हैं कि भाई उनको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, लोग कह रहे हैं। अब देखो, पार्टी का वो है, पार्टी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ जो है सोशल मीडिया में बोला, तो करना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ निष्कासन करना चाहिए ऐसे आदमी को। ये आदमी पार्टी को कुठाराघात कर रहा है, पार्टी के गाइडलाइन से बाहर चल रहा है, उसको ना निकाल के मुझे निष्कासित किया गया। तो ऐसी अगर राजनीति चलेगी तो कौन आपके साथ रहेगा भाई? अभी लाइन में लगे हुए हैं आप, मेरे साथ 2 पदाधिकारियों ने और उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ के कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और आपको ये भी बता दो कि जब मैं सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना था तो मई 2025 में,
उस समय जितने भी 100 या 101 लोग मेरे साथ ज्वाइन किए थे, उसमें से 78 आदमियों ने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वही लोग थे, वो लोग आए थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जिस पार्टी को हम उठाना चाहते थे, उनके जो पुराने नेता बैठे हुए, सो कॉल्ड नेता के साथ 4 आदमी नहीं है। आज आप हमारे अध्यक्ष जी को चुनाव लड़वा लो, प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते हो, क्योंकि वहीं तो उनके पास 4 आदमी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, काशी सिंह एरी जी, अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष सिंह एरी जी मेरे सम्मानित हमेशा नेता थे, सम्मानित रहेंगे। उन्होंने कभी भी किसी बात को हमारे लिए कुछ कहा नहीं, हमेशा समझाया ही है। उन्होंने हमेशा हमें शिक्षा दी कि दल की उसमें चलो। लेकिन जब कमजोर सेना नायक आ गया, ताकत नहीं है किसी को, अनुशासनहीनता दिखा रहे लोग, उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाओगे, तो जो कार्यकर्ता दिल से काम कर रहा है उसका मनोबल टूटता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि यूकेडी में खास करके एक चेहरा जो है काफी दर्शता है, लोग उस पर चर्चा करते हैं, आशीष नेगी जी। लगातार लोग कहते हैं कि उनकी जो बातचीत करना है या फिर उनकी जो राजनीति का तरीका है वो काफी आक्रोशित है। कभी वो धमकी दे देते हैं भाजपा अध्यक्ष को, कभी वो भाजपा कार्यकर्ताओं को उंगली करके तमाम टिप्पणी तमाम इस तरह से बातें करते हैं, और कभी वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई नारा नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ जय पहाड़ी चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ जब वो महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पर जय पहाड़ी का नारा चलता है। लेकिन अगर कोई महाराष्ट्र किसी और जगह से आकर उत्तराखंड में लगा दे तो उन्हें इस बात पे आपत्ति। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है यार, बहुत ही इस पे चिंतन की जरूरत है। इस सवाल पे आशीष नेगी निसंदेह एक कर्मठ युवा नेता जिसने उत्तराखंड क्रांति दल को ऊपर उठाया, लेकिन उस हीरे को हम पॉलिश करने में नाकामयाब हुए। ये युवा जोश में होश खो बैठता है कभी कभी, लेकिन उस युवा को तराशने की ड्यूटी किसकी थी? जो पुराने लोग यहाँ बैठे थे, किसी ने नहीं किया, फ्री हैंड छोड़ दिया। यही तो कमी रह गई। नहीं तो आशीष नेगी जैसा अगर उसको परफेक्ट एक राजनीति के तौर पे हम प्रोजेक्ट करते और उसको जो है आगे रखते और हम उसके पीछे खड़े होते, तो शायद उत्तराखंड क्रांति दल कहीं और होता इस समय। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ सब में वर्चस्व की लड़ाई है। आशीष नेगी कैसे बोल रहा है, मेरे से बड़ा कैसे बन सकता है, यही दुर्भाग्य है, यही टांग खिंचाई चल रही है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो भी कुछ कर पाएगा और हम भी कुछ कर पाएंगे। लेकिन एक यही था कि आप यूकेडी में रहे, तो ये जो जय पहाड़ वाला मैंने जो मामला बताया, ये सवाल पूछा, तो ये क्या वास्तविक ठीक है आपके हिसाब से? मैंने इस चीज का पहले भी आशीष नेगी के शब्दों का खंडन किया था, और मैंने बोला भी कि हम लोग जो हैं पर्वतीय राज्य की अवधारणा के अंदर हमारा उत्तराखंड बना हुआ है, सब लोग पर्वतीय राज्य के, लेकिन जय पहाड़ी से हम लोगों को प्लेन्स और पहाड़वाद बन रहा है, जिससे हम कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। पहाड़ के अंदर यूकेडी की हैसियत नहीं है। जो 34 सीटें पहाड़ में बनती है, 4 सीटें उसमें से निकाल ले, फिर तुम पहाड़वाद कर रहे हो। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो भूल जाइए आप। यहाँ तो मतलब ही नहीं होता कि यूकेडी का एक भी जमानत बचा पाए आदमी यहाँ पे। तो इस चीज को सोचने के लिए जो वहाँ की जो समिति है या जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको बैठना चाहिए था, वो नहीं बैठते हैं। उनको बस ये है कि मंच मिलना चाहिए, माला मिल गई, थोड़ा चलने को मिल गया, 2-4 सोशल मीडिया फोटो आ गई, वो उतने में खुश है। अच्छा, आप देखेंगे कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी संगठन और उम्मीदवारों को मजबूत करें। कांग्रेस के अभी जो है पार्टी की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा था हल्द्वानी में, उससे पहले राहुल गांधी देहरादून में रहे। लगातार कांग्रेस जो दावे कर रही है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़के और लगभग 60 सीटों के ऊपर हम जो है सीट हासिल कर लेंगे, हम हर जगह मजबूत हो रहे हैं। इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है, युवा परिवर्तन चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तविक तौर पर ऐसा होगा? क्योंकि आप लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है क्या वास्तविक में कांग्रेस वापसी कर पाएगी इस बार? देखो, बहुत बड़ा चांस था इस बार कांग्रेस के पास, बहुत बड़ा चांस था, क्योंकि एक सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। आप हर एक आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपने 100 काम अच्छे किए हैं और एक काम गलत कर दिया तो आपके 100 काम पीछे हो गए। एंटी इनकम्बेंसी ऐसी होती है। लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी जो गुटबाजी है, वहाँ बड़े बड़े गुट बने हुए हैं, कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। इवन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी बात सुनने को राजी नहीं है। एक बड़े नेता जो है दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, इलाज करा के बेंगलोर से आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनकी गुटबाजी अलग चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके पास आज 20 सीटें हैं, शायद उनको भी बचा पाए। ऊपर की तो बात छोड़ दीजिए। यशपाल आर्य जी जो एलओपी हैं इस समय वर्तमान में, कई लोग भाई कह रहे हैं, सुगबुगाहट चल रही है, कांग्रेस में भी हलचल, भाजपा में भी हलचल है कि यशपाल आर्य जी जो हैं शायद पहले भी उन्होंने इधर से उधर की राजनीति करी थी, इस बार भी लग रहा है चुनाव को लेकर थोड़े से उन्होंने कांग्रेस को लेकर कुछ खिलाफत वाले शब्द भी, बयान भी दिए हैं। तो अक्सर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से वापस यशपाल आर्य जी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और उनके पुत्र को कह रहे हैं कि एक टिकट मिल जाए और वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन चाह रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? हम तो सबका स्वागत करेंगे, कोई भी हो, XYZ, कांग्रेस के जितने भी आने चाहिए, पदाधिकारी कार्यकर्ता आने चाहिए, हम स्वागत करेंगे उनका। लेकिन इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी इस लायक एक जो है, मुझे आधिकारिक तौर पे कोई पावर नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ, ना उस न्यूज़ में मुझे इतना हुआ है कि उन्होंने क्या बोला था। लेकिन
इतना मैं जरूर बोलूंगा कि कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस भाजपा में समा जाए, हम तैयार हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, चुनाव भी नजदीक है, पिछली बार आप जो है रायपुर से यूकेडी के प्रखर उम्मीदवार के लिए दावेदार भी कह लीजिए थे। इस बार कहां से दावेदारी होगी? इस बार क्या रायपुर से भाजपा से दावेदारी होगी या किसी अन्य विधानसभा सीट से दावेदारी आपकी तरफ से होगी? मेरी तरफ से फिलहाल कोई दावेदारी नहीं होगी। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, कल मुझे कोई पद भी मिल जाएगा, अगर पार्टी मुझे विश्वास करेगी और 70 सीटों में से जहां से भी पार्टी चाहेगी, राकेश जानी एक सैनिक की तरह वहां पर लड़ने को तैयार है। हम हर जगह से तैयार हैं अपनी तरफ से। पार्टी का विश्वास होना चाहिए और पार्टी हम पर जहां पर विश्वास करेगी, जो दायित्व देगी उस दायित्व निभाने तैयार है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आप पूर्व सैनिक भी रहे हैं और भाजपा में कई सारे पूर्व सैनिक हैं, लेकिन अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सैनिक विभाग जो है उत्तराखंड का, उन्होंने एक अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कर्नल रोहित चौधरी जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व कांग्रेस विभाग के, उन्होंने भी लगातार काफी चीजें कही और उनके जो रामरतन नेगी जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लगातार कह रहे हैं। तो अग्निवीर को लेकर वो लगातार पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस का खंडन कर रहा है कि भाई इसमें सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों का, युवाओं का नुकसान है, सरकार भटका रही, भाजपा कुछ नहीं कर रही, चौकीदार बनाना चाहती है, वो 4 साल के बाद में या तो किसी के चौकीदार या सिक्योरिटी एजेंसी अडानी अंबानी में लगवा देगी। आप एक पूर्व सैनिक हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है कि वास्तविक में अग्निवीर स्कीम जो है कांग्रेस जिस तरह बता रही विफलता है वो हमारे युवाओं की? दुर्भाग्य है हमारा ये कि एक विपक्षी दल भ्रम फैला रहा है इस समय। भाई विपक्षी दल का काम जो है केवल विरोध करना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कमी है, आपको लग रहा है कि अग्निवीर योजना में कोई कमी आई है ना, लाइए, अपना विजन क्या है आपका लेके आइए। केवल जी पेंशन नहीं मिल रहा, आप वो हमारे अजय कोठियाल, कर्नल कोठियाल जी को बोलते हैं आप पेंशन ले रहे हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रही। अरे 4 साल में किसको पेंशन मिलती है? आप ये देखिए ना कि हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेंबरशिप के लिए हम वहाँ तैयार बैठे हुए हैं कि हमें वहाँ सदस्यता मिलनी चाहिए। उसके कुछ नॉर्म्स हैं कि हम इतने से ज़्यादा फौज नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारी फौज आज भी उतनी जितनी पहले थी। भाई पहले 25 लोगों की भर्ती होती थी, आज जो है 25% उसको एक क्या किया कि 75 लोग ट्रेंड हों। अगर एक 17 साल का बच्चा जो 12वीं पास कर रहा है, 17 साल का बच्चे को 4 साल एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसको 25 से 30 लाख रुपए भी मिल रहे हैं उन 4 सालों में, और उसको एक ट्रेनिंग भी मिल रही है। उसको ये नहीं गढ़वाल राइफल में इन्फेंट्री है तो दूसरी जगह वहाँ टेक्निकल काम भी उसको मिल रहे हैं, तो वो एक परफेक्ट नागरिक बन के 21 साल की उम्र में बाहर आ रहा है। अब आप कांग्रेस भ्रम फैला रही कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों जाएगा? भाई सिक्योरिटी गार्ड उसके पास 30 लाख रुपए वो कमा के आया है, उस 30 लाख से वो अपना बिजनेस करेगा, वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, IAS IPS बनेगा। तो वो सब चीजें नहीं, सिक्योरिटी गार्ड में क्यों जाएगा वो 21 साल? सिक्योरिटी गार्ड में वो लोग जाएंगे जो 40-45 साल करके आ रहे हैं, चलो टाइम पास कर लो। युवा क्यों जाएगा? तो एक केवल भ्रम फैला रही कांग्रेस। हम तो चैलेंज करते हैं उनके जो भी सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे रामरतन नेगी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, हम दोनों कोर ऑफ इंजीनियर से आते हैं। हम बोलते बैठिए सामने, हम जवाब देते हैं। भाई 25 आदमी तो हम परफेक्ट फौज में ले ही रहे हैं, पेंशन उनको वो अग्निवीर हैं, आज जैसे ही वो 15 साल नौकरी करेंगे वो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन 4 साल में किसको पेंशन मिलती है? अच्छा, पेपर लीक का मामला लगातार कांग्रेस ने उठाया, एक यूट्यूब में पेपर लीक हुआ है, जंतर मंतर पर जो मामला हुआ उसको लेकर भी, लेकिन अभी झारखंड में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आज उसको लेकर भाजपा कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री उनियाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया कि भाई अब कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कांग्रेस अब जवाब इस्तीफे की जो लगातार मांग करती थी, कभी धन सिंह रावत जी के इस्तीफे की मांग, कभी अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी, अब झारखंड में वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है, तो क्या ये ठीक है? आपके साथ साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति हो रही है कि जहां पे भाजपा को नीचा दिखाना हो वहां पे तुम आ जाओ, और जहां पे आपकी पार्टी पे आँच आ रही वहां पे तुम पीछे हट जाओ। तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। अब हमारे जो कॉकरोच जनता पार्टी जो भी जंतर मंतर पे आई थी, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ समय लगा। शिक्षा मंत्री का निष्कासन हुआ, उनको हटाया गया पद से। उसके बाद जो है मोहन भागवत जी जो है युवाओं के साथ इंटरेक्ट हुए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं 12 बजे रात को मीडिया में आके और बच्चों को उन्होंने आह्वान किया। तो जब प्रधानमंत्री खुद बच्चों को आह्वान कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका अहित नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो पढ़े लिखे युवा है, और जो पढ़े लिखे युवा है वो समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने ये शब्द बोले हैं तो जरूर अच्छा होगा। उत्तराखंड क्रांति दल जो कहता है कि हम वापसी करेंगे, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बन गया, कुछ लोग इधर से टूट कर इधर हो गए। तो जो एकजुटता है जो होनी चाहिए थी, यूकेडी की जो शुरुआत जिस तरह से हुई थी, वो क्यों नहीं कर पा रही? अगर इस तरह से लगातार वो टूटेंगे तो आपको लगता है कि फिर वो अकेले सरकार बनाना पाने में, कुछ सीट निकाल पाने में इस बार सक्षम होंगे 27 विधानसभा चुनाव में? मुझे नहीं लगता कि आज एक भी सीट जीतने की स्थिति में है। जब मैं दल के अंदर था, मैंने 50 बार
अध्यक्ष जी से पर्सनली बात करता था कि सर सभी दलों से मीटिंग करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं कि जैसे एनडीए बना हुआ है या इस टाइप का, हम उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे दल हैं, सबको मिलाते हैं। और ना जी हम क्यों बनाएं, सब हमें विलय करें। भाई सबका अपना अपना अस्तित्व है, हर एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो विलय क्यों करेंगे। तो ये अहंकार इनके अंदर जो जगा हुआ है ना, ये अहंकार इनको ले डूबेगा और कल परिसीमन हो गया तो उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल का वजूद ही खत्म हो जाएगा, रहेगी नहीं ये पार्टी, ये नौबत आने वाली है। अभी भी समय है इनके पास 3 महीने के। हम तो चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय दल एक होना चाहिए पहाड़ में। तुम पार्टी में जिंदगी में सरकार में आओगे नहीं, लेकिन कम से कम विपक्ष का रोल तो करोगे। पर कब तक तुम मुर्दाबाद जिंदाबाद सड़कों पे करते रहोगे। आओ बैठो विधानसभा के अंदर, विजन लेके आओ कि हमने पहाड़ों के लिए यही नीति रखी है, भाजपा की सरकार बनेगी, बैठिए हमारे साथ, डिस्कस कीजिए और जो उचित होगा सरकार तैयार बैठी उसके लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कैप्टन राकेश ध्यानी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके बेबाकी से रखा और बताया किस तरह से इस बार जो है भाजपा के छत्र छाया तले वो लगातार परिवर्तन करेंगे और किस तरह से जनता के लिए सक्रिय होकर वो काम करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप इन तमाम विषयों को लेकर के, जो भी है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।